जय हिंद दोस्तों। जैसे कि हमने पिछले सेशन में देखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था या पूरे ग्लोबली इकोनॉमी मतलब क्या होता है, उसका सिलेबस विस्तार से समझा। आज हम देखेंगे कि इसका जो प्रकार है, टाइप इसका क्या है, इकोनॉमिक्स का मतलब टाइप। जैसे हम लोग इकोनॉमी जब पढ़ते हैं तो उसके प्रकार, उसके कॉन्सेप्ट पर ध्यान नहीं देते हैं, बस पढ़ना शुरू कर देते हैं, बस इकोनॉमिक रटना शुरू कर देते हैं। ये जीडीपी में आता है, ये जीएनपी में आता है, ये इसमें शामिल होता है, ये इसमें नहीं। मतलब इसको पहले हमें समझना चाहिए कि मतलब कॉन्सेप्ट इसका क्या है, कहाँ से ये मतलब इसका जीडीपी इनमें इसमें आया, एम्प्लॉयमेंट इसमें आया, मतलब क्या क्या कहाँ से किस क्षेत्र से आया, पहले हमको इसको समझना चाहिए। इसको हम समझने से पहले इसकी प्रकार को देखेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब इसका जो परिचय में हम इसको टाइप देखेंगे, टाइप ऑफ इकोनॉमी। प्रकार प्रकार में एक देखेंगे माइक्रो, माइक्रो व्यष्टि इसको कहते हैं हिंदी में व्यष्टि, और दूसरा है मैक्रो समष्टि। जैसे इसके नाम से प्रतीत हो रहा है, समष्टि मतलब समग्र, पूरे अर्थव्यवस्था के समग्र का अध्ययन किया जाता है। इसमें अर्थव्यवस्था के समग्र का अध्ययन किया जाता है। अब इसके नाम से व्यष्टि, माइक्रो मतलब स्मॉल, सूक्ष्म मतलब छोटा है, एक विषय इसमें होता है। इसमें एक विषय शामिल किया जाता है। अगर इसके एग्जाम्पल को हम देखें, इसमें इसे कंज्यूमर आ जाएगा, उपभोक्ता, इसमें कंज्यूमर आ जाएगा। एग्जाम्पल के अगर देखिए इसको, पहले इसमें आ जाएगा वन कंज्यूमर, वन कंज्यूमर मतलब एक उपभोक्ता, दूसरे में वन प्रोड्यूसर, एक उत्पादक। इसमें एक उत्पादक किसी एक मतलब किसी एक आर्थिक एजेंट, जैसे एक आर्थिक एजेंट होता है, वो इसका अध्ययन करता है, इसका निर्धारण करता है, उपभोक्ता का, उत्पादक का। ये एक एजेंट इसका निर्धारण करता है। एजेंट के तौर पर अगर एग्जाम्पल में जैसे देखें, मतलब एजेंट कैसे इसको तय करता है, मतलब किसी चीज को मार्केट में कितना मतलब कितना इंपोर्ट करना है मार्केट में, इसके मांग के हिसाब से डिपेंड करता है। एजेंट के तौर पर हम देखिए, इसमें एक एजेंट, एजेंट जो होता है इसमें किसी एक चीज का निर्णय करता है। जैसे किसी एक चीज का निर्णय करता है कि मतलब मार्केट में, जैसे एग्जाम्पल में अगर हम जैसे देखें, जैसे आप बाहर गए, चाय पीने के मूड से आप बाहर गए और अचानक इससे मौसम बदल गया। जैसे बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश होने लगी अचानक, तो ज्यादातर जैसे हमारा जो निर्णय है बदल सकता है, हमारा निर्णय बदल सकता है कि चाय नहीं तो थोड़ा जैसे पकौड़े खा लिए, मतलब तली भुनी चीजें, ये सब खाने का मन करेगा। तो इस हिसाब से उसका जो मांग है, चाय की मांग कम हो जाएगी। मौसम के बदलने से चाय की मांग कम हो जाएगी। जो एजेंट इसको फिर ये तय करेगा कि मतलब मौसम बदलने से इस चीज का मांग कम हो गया, इसी चीज का मांग कम हो गया, तो उस हिसाब से वो इसका मतलब प्राइस का या मार्केट में उस चीज को कितना इंपोर्ट करना है, ये वो तय करेगा। जब ये मौसम देखेगा, मौसम ये मौसम आ गया, इस मौसम में ये चीजें ज्यादा मतलब लोग उपभोग करते हैं, मतलब कंजम्पशन करते हैं, इस चीज को अवॉइड करते हैं, ये सब एक एजेंट तय करता है। जैसे आप मान लीजिए आप खाना बना रहे हैं, खाना बनाने वक्त जैसे चावल चावल जो पकता है तो हम उसको एक सैंपल निकालते हैं ना, उसमें से एक सैंपल निकाल के चेक करते हैं, जैसे निकाल कर चेक करते हैं कि मतलब हुआ है या नहीं, चावल मतलब पका है या नहीं पका है। उसी हिसाब से एजेंट भी तय करता है किसी एक चीज को, एक सैंपल के हिसाब से, इसी किसी नया प्रोडक्ट बना, उसका एक सैंपल निकाल के मार्केट में डालता है। मार्केट में अगर लोग उसका कंजम्पशन कर रहे हैं तो वो मार्केट में इंपोर्ट करेगा। देखेगा अगर मार्केट में कंजम्पशन नहीं हो रहा है तो उसको इंपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। कोई भी चीज जब मांग ही नहीं है, उसकी कंजम्पशन ही नहीं है, तो वो मार्केट में उसको इंपोर्ट क्यों करेगा। इसको इस हिसाब से हम समझ सकते हैं। उसके बाद अगर इसको हम देखें समग्र अर्थव्यवस्था का अध्ययन, जैसे माइक्रो मैक्रो, इसका एग्जांपल से अगर देखें, एग्जांपल में इसमें क्या क्या आएगा, जीडीपी आ जाएगा, इसमें ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसके बाद आएगा एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार, उसके बाद इसी में आ जाएगा मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन,
इसको समझने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए हमको माइक्रो इकोनॉमिक की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि किसी भी सूक्ष्म मतलब किसी भी बड़े ज्ञान को, किसी भी बड़ी चीज को समझने के लिए हमें सूक्ष्म ज्ञान की जरूरत होती है। जैसे अगर हमको सूक्ष्म ज्ञान की जरूरत नहीं, अगर जैसे सूक्ष्म ज्ञान की हमको समझ नहीं होगी, हम बड़े ज्ञान को कैसे समझ सकते हैं। इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक समझने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम देखे कहते हैं ना कि मतलब हमारे अंदर ही ब्रह्मांड है, हमारे अंदर ही ब्रह्मांड है, लेकिन हमको ब्रह्मांड को समझने से पहले खुद को समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अंदर है। उसमें हमें सूक्ष्म चीजों को मतलब खुद को अगर जब समझ पाएंगे तभी हमारे अंदर क्या है उसको समझ पाएंगे। जब तक हम खुद को ही नहीं समझ पाएंगे हमारे अंदर क्या है उसको कैसे समझ पाएंगे। इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं इसको। इसे समग्र अर्थव्यवस्था, इसको इंग्लिश में जैसे देखें तो द एग्रीगेट स्टडी ऑफ द होल इकोनॉमी, द एग्रीगेट ऑफ स्टडी ऑफ द होल इकोनॉमी। इसका जो मतलब कैटेगरी वाइज इसको डिवाइड किया हुआ है, जैसे डेवलप्ड, अनडेवलप्ड, जैसे इसमें डेवलप अनडेवलप, जैसे विकासशील, विकसित, अर्धविकसित अर्थव्यवस्था। इसको हम समझेंगे। किसी भी अर्थव्यवस्था के प्रकार, किसी भी अर्थव्यवस्था के प्रकार, अल्पविकसित, अल्पविकसित अर्थव्यवस्था, दूसरा आ जाएगा विकसित, उसके बाद दूसरा आ जाएगा विकसित अर्थव्यवस्था, उसके बाद आ जाएगा विकासशील, विकास विकासशील अर्थव्यवस्था। इसका एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल जैसे भारत खुद ही है विकासशील अर्थव्यवस्था। इसके पहले बेसिक बेसिक को समझिए, उसके बाद इसके अंदर क्या है, मतलब अल्प विकसित, विकसित, विकासशील क्या होता है इसको हम आगे समझेंगे। पहले हमको बेसिक फाउंडेशन, जैसे क्या है हम लोग जब पढ़ते हैं किसी भी चीज को, फाउंडेशन उसका बेसिक क्या है नहीं समझते हैं, बस किताब उठाते हैं किसी या किसी संस्था से बैच ले लेते हैं, बस उसको रटना शुरू कर देते हैं। पहले उसको हमें समझना चाहिए क्या चीज है ये, इसका मीनिंग क्या है। अगर जब हम किसी भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट अगर समझे रहेंगे तो फैक्ट अपने आप कर लेंगे। फैक्ट एक छोटी चीज है, फैक्ट एक छोटी चीज है। जैसे जीडीपी में, मतलब इसे जीडीपी में क्या शामिल होगा, जीडीपी के अंदर क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो इसको पहले समझने से पहले जीडीपी क्या होती है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, इसको समझेंगे तभी ना उसके मतलब उसके क्राइटेरिया को समझेंगे, मतलब इन्फ्लेशन मतलब कैसे आता है कैसे नहीं आता। जब इसके फाउंडेशन को, इसके कॉन्सेप्ट को जब तक नहीं समझ पाएंगे तब तक नहीं समझ पाएंगे कि मतलब फैक्ट इसमें कैसे निकालें, एग्जाम में इसको अटेम्प्ट कैसे लें। एग्जाम में फैक्ट रट के चले जाते हैं, एग्जाम में बैठ जाते हैं, उसके बाद वहां पता चलता है कि मतलब जो फैक्ट वो रटे थे याद ही नहीं आ रहा है, गलत टिक करके आ जाते हैं, बाहर आते हैं तो याद आ जाता है कि ये तो गलत हो गया। अब इसको देख लिए, उसके बाद इसके रिसोर्स को देखेंगे। किसी भी अर्थव्यवस्था के प्रकार में हमसे विकसित, अल्प विकसित, विकासशील, इसको देख लिए। अब इसको इसके संसाधन मतलब इसका रिसोर्स क्या है, जो विकसित अल्प विकसित जो बांटा गया है, संसाधन के कहीं ना कहीं संसाधन जो रिसोर्स है, जो जिस हिसाब से अवेलेबल है, जिस हिसाब से डेवलप हुए हैं, उसी हिसाब से इसको बांटा गया है। तो इसके हम संसाधन, इसके रिसोर्स को समझेंगे, मतलब इसके रिसोर्स मतलब कहाँ कहाँ से आते हैं। अब हेडिंग में डालिए इसके संसाधन, जो भी विकासशील, विकसित, अल्प विकसित देखा, इसके संसाधन देखेंगे। इसके रिसोर्स क्या है, मतलब क्या थे। इसमें से प्राकृतिक आ जाएगा, भौगोलिक आ जाएगा, उसके बाद मानवीय आ जाएगा, जो हमारे द्वारा निर्मित होता है, जो प्राकृतिक द्वारा निर्मित होता है, जो ज्योग्राफिकल है मतलब भौगोलिक जो है, ये तीन चीज इसमें आ जाएंगे। प्राकृतिक, मानवीय और भौगोलिक। प्राकृतिक, मानवीय और भौगोलिक, जिसका इस्तेमाल व्यक्ति अपने जीवन के लिए, अपने जीवन के विकास के लिए, मतलब जिसके जिसको जिनके इस्तेमाल व्यक्ति अपने जीवन के विकास के लिए करता है। अगर हम देखें तो जिनका इस्तेमाल व्यक्ति अपने
या जीवन के विकास के लिए करता है। देखिए जैसे अल्प विकसित था एक, अल्प विकसित, विकासशील और विकसित। ये जो इसको पहला मान लीजिए, इसको दूसरा, इसको तीसरा। जो अल्प विकसित है ये प्राकृतिक वाले का जो प्राकृतिक संसाधन है इसका इस्तेमाल ये नहीं कर पाता है क्योंकि इसके पास उतनी पूंजी नहीं है कि इसका इस्तेमाल वो कर सके। उसके पास संसाधन तो बहुत हैं, जैसे एग्जाम्पल का अफ्रीका देख लीजिए, उसके पास संसाधन मिनरल बहुत हैं, लेकिन उसके पास इतनी मतलब उतना पैसा या उतना पूंजी नहीं है कि उसका वो दोहन कर सके। और जो ये तीसरा वाला है, जैसे प्राकृतिक वाला ही ले लीजिएगा, इसमें पहले मान लीजिए ये इस्तेमाल पहले से ही शुरू कर दिया था, इसके इस्तेमाल पहले से ही इसका इस्तेमाल पहले से ही शुरू कर दिया था। संसाधन तो बहुत मतलब इसके पास संसाधन जो भी थे, जैसे अमेरिका ले लीजिए, मतलब यूरोपियन कंट्री ले लीजिए, इनके पास ये प्राकृतिक संसाधन है, उन्होंने सही टाइम पे इसका इस्तेमाल किया, इसका दोहन किया। आज इसीलिए यूरोप में देख लीजिए औद्योगिक क्रांति वहीं से स्टार्ट हुई, क्योंकि उन्होंने इसका इस्तेमाल करने के लिए उनके पास पूंजी था, उन्होंने निवेश किया, इन्वेस्ट किया, तब आज वो विकसित देशों में उनका मतलब उनकी गिनती होती है। अगर विकासशील में देखें तो इनके पास संसाधन है, लेकिन उतना अच्छा संसाधन नहीं है इनके पास संसाधन अच्छा नहीं है, उतना अच्छा, उतनी अच्छी गुणवत्ता वाली, उतनी अच्छी क्वालिटी वाला इनके पास संसाधन नहीं है। इसके बाद हम जीडीपी के आधार पर, मतलब जीडीपी के योगदान के आधार पर इसके हम प्रकार को देखेंगे। जीडीपी के योगदान के आधार पर प्रकार। जीडीपी में जीडीपी में योगदान के आधार पर इसके प्रकार। जीडीपी में योगदान के आधार पर इनके प्रकार। कृषि, औद्योगिक, सेवा। कृषि, औद्योगिक और सेवा अर्थव्यवस्था के आधार पर मतलब इसका प्रकार जो है जीडीपी में मतलब योगदान मतलब किसका कितना है, इस हिसाब से हम समझेंगे। इसमें तो ज्यादा समझने में आसानी होगी। जीडीपी में इसका योगदान कितना है, इसका योगदान कितना है और इसका योगदान कितना है, उसी आधार पर हम किसी अर्थव्यवस्था को कैटेगराइज करते हैं, मतलब उसको बांटते हैं। मतलब कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, औद्योगिक प्रधान अर्थव्यवस्था है या सेवा प्रधान अर्थव्यवस्था है। एग्जाम्पल में भारत को ले लीजिए, भारत एक कृषि अर्थव्यवस्था माना जाता है, क्योंकि इसमें लगभग 49% मतलब 49% से ज्यादा लोग कृषि अर्थव्यवस्था में सम्मिलित है या संलग्न है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन जैसे आता है, जीडीपी में इसका योगदान, भारत के नजरिए से देखें, भारत में इसका योगदान जीडीपी में 15 से 20% है। भारत में जिसका योगदान जीडीपी में 15 से 20% ही है। लेकिन इसको फिर हम कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था भारत को क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो इस क्षेत्र में जो कार्यशील जनसंख्या है लगभग 50% प्लस है, 50% प्लस जनसंख्या इसी कार्य मतलब इसी क्षेत्र में लगी हुई है, संलग्न है। इसको जैसे इसमें हम देखें, योगदान इसका 20 से 25 मतलब 15 से 20% है। और इसमें जो लोग हैं, लोग इसमें लगभग 45% प्लस, लगभग 45% प्लस
संलग्न संलग्न है, इसीलिए इसको कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, भारत के इकोनॉमिक्स को, अर्थव्यवस्था को कहा जाता है। अब जैसे इसको मतलब वर्किंग पॉपुलेशन मतलब इसमें ये अब इसको देख लिए जैसे हम, अब इसी इसको हम समझ लिए मतलब औद्योगिक अर्थव्यवस्था, कृषि सेवा क्षेत्र, मतलब जैसे इसको हम देखें कि कृषि मतलब कृषि का योगदान जीडीपी में कितना है। भारत में योगदान जो है इसका 15 से 20% है। लोग इसमें 45% प्लस लोग इसमें संलग्न है, इस कारण इसे कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कहा जाता है। एग्जाम में पूछ सकता है कि कारण क्या है, इतने परसेंट लोग इसमें लगे हैं, लेकिन 15 से 20% ही योगदान है, फिर भी इसको कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है। अब अगर इसको हम देखें कि वर्किंग पॉपुलेशन मतलब कार्यशील जनसंख्या, इसकी मतलब इसका कैटेगराइज कैसे किया, जैसे आईएमएफ जो है कार्यशील जनसंख्या अगर देखें हम, कार्यशील जनसंख्या वर्किंग पॉपुलेशन, वर्किंग कार्यशील जनसंख्या वर्किंग पॉपुलेशन, आईएमएफ के हिसाब से अगर देखें हम, आईएमएफ जो है 15 से 64 ईयर्स ईयर्स मानती है। आईएमएफ इसमें 15 से 64 वर्ष के बीच के लोगों को मानती है, और इकोनॉमिक जो सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से अगर हम देखें इसमें 15 से 65 मतलब के बीच, 15 से 65, सॉरी 65 नहीं, इसमें 59 होगा, 15 से 59 वर्ष के बीच के लोगों को ये वर्किंग पॉपुलेशन मतलब कार्यशील जनसंख्या मानता है। जैसे जीडीपी में योगदान के आधार पर हम इसको देख लिए, मतलब कृषि, औद्योगिक और सेवा सेवा क्षेत्र, इसके बाद इसको हम इसके मतलब को समझ लीजिए, मतलब भारत में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था क्यों है। उसके बाद हम देखिए वर्ल्ड बैंक, जैसे विश्व के देशों का वर्गीकरण मतलब कौन सी संस्था करती है, अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो वर्ल्ड बैंक ही करती है। विश्व के जो देश हैं उनका वर्गीकरण वर्ल्ड बैंक ही करती है। इसमें इसको जो कैटेगरी किया है, इन्हें जो बांटा है, पहला आ जाएगा निम्न आय वाले देश, इसमें आ जाएगा निम्न आय वाले देश, निम्न आय वाले देश, मध्यम आय वाले देश, निम्न मध्यम निम्न मध्यम आय वाले देश, उसके बाद उच्च आय वाले देश, उच्च आय वाले देश, निम्न आय वाले देश, मध्यम आय वाले देश, निम्न मध्यम और उच्च उच्च आय वाले देश। इस हिसाब से वर्ल्ड बैंक ने देशों का वर्गीकरण किया है। जो ये वर्गीकरण किया है, जैसे एग्जाम में पूछ सकता है कि इस वर्गीकरण को क्या कहते हैं, जो वर्ल्ड बैंक वर्गीकरण किया है इसको इसको क्या कहते हैं, इसको एटलस विधि कहते हैं, एटलस मेथड, एटलस विधि। एटलस विधि, इस वर्गीकरण को एटलस विधि कहा जाता है। इसका जो ये मतलब कैटेगरी करता है निम्न आय वाले, मध्यम आय वाले, इसका स्रोत क्या है, मतलब किस आधार पर करता है वर्ल्ड बैंक, मतलब आधार क्या है, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति सकल
राष्ट्रीय आय, ग्रोस नेशनल इनकम, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, इसको जीएनआई कहेंगे, मतलब पर कैपिटा इनकम, इसको इंग्लिश में कहेंगे पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम जो है इसको मतलब किस मुद्रा से मापता है, क्योंकि वर्ल्ड में डॉलर मतलब डॉलर ही चलता है, तो डॉलर के हिसाब से इसको मापता है ये, मतलब प्रति व्यक्ति, मतलब महीने में, एनुअल में, मतलब एनुअल ले लीजिए, महीने ले लीजिए, एक महीने में या एक दिन में एक व्यक्ति कितने डॉलर के बराबर मतलब उसकी आय है और उसका डॉलर के बराबर कितना खर्च है, किसी व्यक्ति का डॉलर के हिसाब से मापता है कि एक व्यक्ति एक दिन में उसकी आय कितनी है और वो खर्च कितना कर रहा है। ये डॉलर के रूप में करता है। अब इसे यहाँ तक हमने हमने जो कुछ भी समझा, जैसे परिचय क्या है इसका, माइक्रो मैक्रो, यहाँ देखिए, उसके बाद इसके प्रकार को देखें, किस आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। उसमें हमने जीडीपी के योगदान के आधार पर देखे, किसी देश की अर्थव्यवस्था को मतलब क्या कहेंगे। उसके बाद वर्ल्ड बैंक के हिसाब से देखे, उसके बाद देखे कि आईएमएफ मतलब वर्किंग पॉपुलेशन, कार्यशील जनसंख्या, आईएमएफ क्या मानता है। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे क्या मानता है। उसके बाद देख रहे हैं डब्ल्यू बी मतलब वर्ल्ड बैंक किस आधार पर मापता है। वर्ल्ड बैंक निम्न आय वाले, मध्यम आय वाले, निम्न मध्यम उच्च आय वाले देश, इस हिसाब से इसको कैटेगराइज करता है। इस विधि को एटलस विधि कहते हैं, इस विधि को एटलस विधि कहा जाता है। इसका आधार क्या है, मतलब वर्ल्ड बैंक इसका आधार क्या मानता है, ग्रोस नेशनल इनकम, जैसे इसको प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय उसका क्या है, मतलब पर कैपिटा इनकम। जो इनकम है, इनकम तो किसी न किसी एक मानक को लेना पड़ेगा, उसको किसी न किसी एक मानक को लेकर समझना पड़ेगा ना, कि अब ऐसे किसी एक देश की अगर मुद्रा को लेकर मापेगा तो पूरे वर्ल्ड में या पूरे उस देश के जो मतलब पूरे वर्ल्ड से अगर उसको तुलना करनी पड़ी तो इस देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, उस देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो नहीं कर पाएगा। अलग अलग देश की अलग अलग करेंसी है, उनका मूल्य मतलब मूल्यों में अंतर है, किसी देश की मूल्य ज्यादा है, किसी देश से कम है। तो एक मानक मुद्रा डॉलर को मान लिया गया है। डॉलर को मानने के पीछे क्योंकि पहले जो सब कंट्री थी, क्योंकि विश्व शक्ति में आज अमेरिका ही जो चाह रहा है वो कर रहा है अपने हिसाब से। अब आप भारत को ले लीजिए, अमेरिका ने भारत के ऊपर, अब आप जैसे भारत को ही ले लीजिए, 50% टैरिफ लगाया है अमेरिका। वो जो उसकी मर्जी है वो कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि अब पूरे पूरे देश में वो अपना धौंस जमा जमा चुका है, पूरे वर्ल्ड में अपने अपना धौंस जमा चुका है, जिस पर चाह रहा है जितनी टैरिफ लगा दे रहा है। अब अगर भारत चाहे भारत भी लगा सकता है, क्योंकि भारत अभी उतना शक्तिशाली नहीं बना है कि किसी देश पर टैरिफ लगा दे। जैसे अभी है डंपिंग कर, इसको आगे समझेंगे हम। डंपिंग कर इंडिया लगाया हुआ है चाइना के प्रोडक्ट पर और अन्य देशों पर मतलब डंपिंग टैक्स लगाया हुआ है। ये एक मतलब साधन है अपने सामानों को, अपने अपने देश के प्रोडक्ट को सुरक्षित रखने के लिए, अपने देश के जो कारीगर हैं, जो वर्कर्स हैं, जो उत्पादक हैं, इनके उत्पादों को, भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भारत जो है एक समझ लीजिए एक विकल्प के रूप में डंपिंग कर लगाता है। ये भारत ही नहीं बहुत देश लगाते हैं, चाइना भी लगाता है, अमेरिका भी लगाता है, दूसरे देशों से जो माल आते हैं डंपिंग कर। एक शब्दों में समझे, जैसे किसी देश में मान लीजिए एक देश से दूसरे देश में कोई सामान, जैसे भारत में कोई सामान
ऐसे फोन मान लीजिए 1000 रुपए का बन रहा है, वही फोन 1000 रुपए का बन रहा है, 1500 रुपए में बिक रहा है। अब चाइना से वही फोन 1000 रुपए में बिक रहा है यहाँ पर आके, तो क्या है, जो भारत का जो फोन है उसकी बिक्री कम होगी। जो भारत में जो उसका उसका उत्पाद कर रहा है, उसको मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसको लॉस होगा। क्या है, उससे भारत को ही नुकसान होगा, भारत की अर्थव्यवस्था को ही नुकसान होगी। इसलिए भारत जो है डंपिंग कर लगा के उस उत्पाद को जो 1000 रुपए था, 1000 रुपए में बेच रहा था, उससे 50% जीएसटी लगा देगा, वो ऑटोमेटिक 1500 रुपए हो जाएगा। इस पे क्या है, प्रतिस्पर्धा बढ़ती है लोगों में। जब प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बढ़ेगी, उसकी गुणवत्ता भी बढ़ेगी और लोगों को अच्छा सामान मिलेगा। बहरहाल उसको हम बाद में समझेंगे डंपिंग कर क्या होता है क्या नहीं। इसको हम डॉलर के रूप में समझे कि मतलब डॉलर ही एक मानक मुद्रा है जिसके हिसाब से वर्ल्ड बैंक सकल सकल प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय पर कैपिटा इनकम के हिसाब से किसी देश की अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करता है।